हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बात करता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, ये एक्चुअली में क्या है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके क्लॉजेस की, जो इसमें बेसिक एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं, उनका क्या मतलब है, और फिर इसके जो सब्सिक्वेंट हमारे जो वीडियोस रहेंगे आर्टिकल 32 में, हम उसमें थोड़े से इसमें डेप्थ में जाना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम उसमें जो सब्सिक्वेंट वीडियोस रहेंगे, हम हर एक रिट के, फॉर एग्जाम्पल रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, को वारंट है, उसके एक सेपरेट वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो रहेगा, इसमें हम वन बाय वन क्लॉसेस को समझना स्टार्ट करेंगे विद सम इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 32 क्लॉज 1 से, जो बात करता है द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पेन या पेंसिल लेके आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, अगर हम 32 क्लॉज 1 की बात करें, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। तो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग जो यहां पर एक्सप्रेशन यूज किया गया है, इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 कहते हैं, उसमें एक ऑर्डर है, ऑर्डर 38, जो कि स्टार्ट होता है रूल 1 से और रूल 13 तक जाता है। वो बात करता है अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स की। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स के पहले 2013 के पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेल थे, तो उनसे सारी प्रोसीडिंग्स गवर्न होती थी। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 की बात करें, ऑर्डर 38 की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमें समझाते हैं कि अगर कोई रिट हेबियस कॉर्पस की है तो उसमें क्या कंटेंट रहेगा, रिट ऑफ मेंडमस है तो उसमें क्या कंटेंट रहेगा, को वारंटो है, प्रोहिबिशन है तो उसमें क्या कंटेंट रहेगा। बट बेसिकली अगर आप रूल 1 देखेंगे तो वो बोलता है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में लगती है तो वो राइटिंग में होनी चाहिए, और अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको 5 जजेस बेंच के द्वारा सुना जाएगा, और अगर कोई रिट पिटीशन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको 5 जज बेंच से कम की बेंच उसको सुन सकती है। तो इसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। दूसरा इसमें जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है वो किया गया है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब यहां पर जो बात हो रही है वो पार्ट 3 की हो रही है, जो स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से और जाता है आर्टिकल 35 तक। तो सारे केवल जो यहाँ पे बात होती है वो केवल फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, रिलीजन, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये इन सब राइट्स की बात कर रहा है। तो जब भी कभी कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, हमारे पास अधिकार होता है, हमारे पास राइट होता है दैट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इसमें हमें एक बात और समझने की जरूरत है कि हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पिटीशन फाइल कर सकते हैं ओनली व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नॉट एनी अदर राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि हमारे कोई स्टैट्यूटरी राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मेरा ही एक जजमेंट आया था, उसमें एक क्वेश्चन था, सेक्शन 17 ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो बोलता है कि एडवोकेट्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी पार्टी को बिफोर मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल के पास में, जहां पर सीनियर सिटीजन की जो ट्राइब्यूनल्स होती हैं। अब उसको जो पिटीशन को हमने चैलेंज किया वो ये किया कि सेक्शन 17 इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट एक्ट। सेक्शन 30 जो एडवोकेट एक्ट का है वो एडवोकेट्स को राइट देता है कि वो किसी भी कोर्ट में और किसी भी ट्राइब्यूनल में जाके रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं पार्टी का। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, जो मेरा प्राइमरी ग्राउंड था वो था कि सेक्शन 17 इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट एक्ट, क्योंकि एडवोकेट एक्ट की सेक्शन 30 है वो बाद में आई थी सेक्शन 17 के। तो यहां पर मैं कोई फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। इन सिचुएशन में मैं जो बात कर रहा हूं केवल स्टैट्यूटरी राइट्स के वायलेशन की। तो मैं ये पिटीशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 फाइल नहीं कर सकता। आई हैव टू गो टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको मैं समझाऊंगा कि 32 एंड 226 में इसके अलावा भी और भी क्या सारे डिफरेंसेस हैं। बट अभी के लिए हमें इतना समझना है कि आर्टिकल 32 इज ओनली कन्फाइंड टू द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं,
फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का और स्टेटरी राइट के वायलेशन का और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के वायलेशन का। फॉर एग्जांपल, आज गवर्नमेंट को अगर कोई ज़मीन चाहिए है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए और गवर्नमेंट उस ज़मीन को गलत तरीके से अगर एक्वायर कर लेती है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 नहीं जा सकता, क्योंकि आज राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर 300 कैपिटल ए। पहले फंडामेंटल राइट था, बट अब नहीं है। तो इन सिचुएशन में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, तो इसके बाद हम अब पढ़ते हैं क्लॉज 2। क्लॉज 2 बात करता है सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रिट्स। तो ये तीन एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स। फिर आता है एक्सप्रेशन यूज करता है, देयर इज अ कॉमा, and then says including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, which may be appropriate for the enforcement of any of the right conferred by this part. तो यहाँ पर तीन एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिट क्या होती है। रिट का मतलब होता है, रिट अगर हम डिफाइन करेंगे तो रिट है इट्स अ प्रोसीजरल राइट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सब्सटेंशियल राइट। अब रिट केवल 5 तरीके की नहीं होती है। अगर आप एक्सप्रेशंस में फोकस करेंगे, ये बात करता है डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि रिट और भी तरीके की होती थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन आया था। और भी तरीके की रिट होती है, जब मैं रिट में जाऊंगा एक एक करके तो मैं आपको समझाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 रिट्स देयर आर 10 अदर काइंड्स ऑफ रिट्स आल्सो। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो एक रिट अपार्ट फ्रॉम दीज रिट्स होती है रिट ऑफ ने एक्सिएट। ने एक्सिएट ये रिट यूज करता था कोर्ट पहले के जमाने में, जब किसी को किसी के पैसे देने होते थे और कोर्ट को ये डर रहता था, पार्टी को ये डर रहता था कि ये व्यक्ति वहां से भाग जाएगा, तो कोर्ट इस रिट का प्रयोग करता था। दूसरी रिट होती थी रिट ऑफ प्रोसिडेंडो। रिट ऑफ प्रोसिडेंडो होती थी जिसमें जो यूज हुआ करती थी आफ्टर यूजिंग द रिट ऑफ सर्चररी, कि जब सर्चरी कोर्ट यूज करता था तो पहले लोअर कोर्ट से उसके रिकॉर्ड मंगा लिया करता था और फिर वापस जब वो रिकॉर्ड कोर्ट उसको डील कर लेता था सर्चराई में, और जब वापस वो रिकॉर्ड दिए जाने रहते थे तो कोर्ट इस रिट का इस्तेमाल करता था, जिसको हम बोलते थे रिट ऑफ प्रोसिडेंडो। ऐसे ही और भी बहुत सारी रिट है, रिट ऑफ रेस्टिट्यूशन थी, बट अब इन सब का रिट का इस्तेमाल एकदम जीरो हो गया है। बेसिकली कोर्ट्स आज के जमाने में अब केवल इन 5 रिट पे कन्फाइंड रहते हैं, और यही कारण है कि अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो यहाँ पर यूज किया गया है वर्ड इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सो ऑन, quo warranto और सर्चराई। तो हमें यह समझना है कि डायरेक्शन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और रिट क्या होती है। तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन और ऑर्डर क्या होते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, जिसमें बोलते हैं डायरेक्शन की जब भी बात आती है कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओनली इंजंक्टिव इन एम्बिट, दैट इज प्रिवेंटिंग द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट इट इज ऑल्सो रिमेडियल इन नेचर एंड प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट ऑलरेडी कमिटेड। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को अपने पावर का इस्तेमाल, अपने रिट्स का इस्तेमाल, केवल अपने डायरेक्शन और ऑर्डर का इस्तेमाल केवल फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने को रोकने के लिए नहीं करना होता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि वो राइट ऑलरेडी ब्रीच किया जा चुका होता है, तो कोर्ट को उसमें परफॉर्म करना होता है एज अ रेमेडियल कोर्ट, नॉट ओनली एज अ प्रिवेंटिव कोर्ट। उस सिचुएशन पे हमें डायरेक्शंस की जरूरत होती है, उस टाइम पे हमें ऑर्डर्स की जरूरत होती है। अब डायरेक्शन भी कई टाइप के होते हैं। एक टाइप के डायरेक्शंस होते हैं जो कोर्ट ने इशू किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव बॉडीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, और कुछ डायरेक्शंस कोर्ट ने इशू किए हैं लोअर कोर्ट्स को। डायरेक्शन का जनरली जो इस्तेमाल होता है वो होता है टू फिल द गैप्स इन द लेजिस्लेशन। जब कभी कोई लेजिस्लेशन या तो होती नहीं है या उस लेजिस्लेशन में कोई ग्रे एरिया होता है जो उस लेजिस्लेशन ने डील नहीं किया होता है, इन दो सर्कमस्टेंसेस कोर्ट डायरेक्शंस इशू करती है। जब भी कोर्ट डायरेक्शंस इशू करती है, कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है। आर्टिकल 142 बात करता है दैट कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर एंड डिक्री व्हेन इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। अब मैं अगर डायरेक्शंस की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्शंस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्शन जो कि कोर्ट ने इशू किया है एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में, और उनको डायरेक्टिव देते हुए। तो अगर हम जजमेंट्स की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए, तो पहला जजमेंट जो हम बहुत ज्यादा नाम सुना है हमने, वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जजमेंट 1997 में आया था। इसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी एंड डायरेक्शंस इशू किए थे टू डील विद द सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस, क्योंकि उस टाइम पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट को डील करने की कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं थी, वो बाद में आई है।
दूसरा, अगर हम बात करें तो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 एससीसी में साइटेड जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए थे फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे जजमेंट की, तो वो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 2013 में आया था, जिसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस इशू किए थे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल इन नेचर। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पुलिस रहती थी, वो अगर उनको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मिल भी जाता तो भी वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमारी डिस्क्रिशन है एफआईआर रजिस्टर करना, या तो हम एनसीआर रजिस्टर कर सकते हैं या एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिट पिटीशन फाइल हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, व्हेनेवर द पुलिस रिसीव्स एनी इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, पुलिस बाउंड होगी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। और भी बहुत सारी गाइडलाइंस कोर्ट ने इस केस में दी थी। अगर हम रिसेंटली एक जजमेंट की बात करें तो वो है मोहम्मद अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, अपील क्रिमिनल नंबर 3433/2023, जो कि जजमेंट आया है अभी लेटेस्ट 31 जुलाई 2023 में। इसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस रिट्रेट किए हैं इन रिलेशन टू अरेस्टिंग द पर्सन इन डाउरी केसेस अंडर सेक्शन 498 कैपिटल ए। तो इसमें जो डायरेक्शंस कोर्ट ने रिट्रेट किए हैं वो किए हैं अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक 2014 में जजमेंट आया था, लैंडमार्क जजमेंट था इन रिलेशन टू अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्संस व्हेनेवर देयर इज एन एफआईआर अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 498 कैपिटल ए। तो ये जो डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए हुए हैं, ये एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दिए हुए हैं। अगर हम दूसरे डायरेक्शंस की बात करें जो कोर्ट लोअर कोर्ट्स को देता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को देता है टू डील विद सम मैटर्स, तो अभी रिसेंट जो जजमेंट आया है ये है सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, लैंडमार्क जजमेंट है 11 जुलाई 2022 में आया है। इसमें कोर्ट में डिस्कशन किया कि कैसे बेल के जो मैटर्स हैं ये लोअर कोर्ट को डील करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा एम्बिगिटी थी कि किन मैटर्स में बेल देना है, किन मैटर्स में बेल नहीं देना है। कुछ गाइडलाइंस सीआरपीसी में दी हुई है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीआरपीसी में नहीं बताई हैं, तो लेजिस्लेटिव गैप था इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइंस दी है। मैं अब उन गाइडलाइंस में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, विल नॉट बी फॉलोइंग अंडर 32, मैं सीआरपीसी में चला जाऊंगा। दूसरा जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2020 में दिया था, लैंडमार्क जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा। रजनीश वर्सेस नेहा में लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जब भी वो कोई भी फैमिली कोर्ट के मैटर सुने, डाइवोर्स पिटीशन सुने, मेंटेनेंस पिटीशन सुने, उनको इनकम एफिडेविट पार्टी से लेना जरूरी है। इनकम एफिडेविट का फॉर्मेट भी इस मैटर में बताया गया। ये जजमेंट जस्टिस इंदु मल्होत्रा के द्वारा पास किया गया था। तो ये कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो कोर्ट लोअर कोर्ट्स को देता है टू डील विद द मैटर। जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी कोर्ट कोई डायरेक्शंस देता है तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करता है, और एक और आर्टिकल वहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, आर्टिकल 144, जो बात करता है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट के एड में काम करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कभी कोई जजमेंट या ऑर्डर या डायरेक्शन पास करता है तो उनकी वो ड्यूटी बनती है उनको कंप्लाई करने की। दैट्स आर्टिकल 144। अब जब हम आर्टिकल 132 क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो हमें इसमें एक और आर्टिकल पढ़ना जरूरी होता है, जो है आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 बात करता है कि पार्लियामेंट बाय लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट को और भी पावर दे सकती है डायरेक्शंस पास करने के, रिट पास करने के, ऑर्डर को देने के, अगर मैटर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ना भी हो तब भी। तो जैसे हम आर्टिकल 226 में देखेंगे, हाई कोर्ट के पास में पावर है टू इशू एनी रिट और पास एनी डायरेक्शंस और ऑर्डर, not only for the enforcement of fundamental right but also for any other rights, maybe the statutory right or constitutional right, any legal right। तो ऐसे ही पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को और भी ज्यादा पावर दे सकता है। पावर छीन नहीं सकता है बट पावर दे सकता है। नेक्स्ट हम अगर क्लॉज की बात करेंगे, यह है आर्टिकल 32 क्लॉज 3, जो बात करता है विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2। विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर कन्फर्ड, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ऑलरेडी जो पावर है उनको कोई प्रेजुडिस नहीं होगा, उनको कोई अफेक्ट नहीं होगा, ना ही वो डिमिनिश किए जाएंगे ना ही वो कम किए जाएंगे। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाता है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन
और एनी ऑफ द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पावर को टच नहीं करेगी अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, बट किसी और कोर्ट को भी सिमिलर पावर प्रोवाइड कर सकती है। प्रॉब्लम तब आती है जब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करती है, बिकॉज देन इन दैट टाइम इट स्टार्टेड अफेक्टिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू व्हिच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को भी विद इन इट्स लोकल लिमिट पावर दे सकती है, इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 32 क्लॉज 1 एंड 32 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 क्लॉज 4 की, जो है राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो रेलिवेंट एक्सप्रेशन है वो है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 बात करता है कि जब भी कभी देश में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगी उस टाइम पे सारे फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड हो जाएगा। ओके, अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या आर्टिकल 32 भी उस टाइम पे सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 359 बात करता है कि सारे फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड हो जाएंगे। तो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन माने तो आर्टिकल 32 सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल राइट। अगर आप इंटेंट देखेंगे आर्टिकल 359 का, तो वो जनरली बात करता है कि सारे, एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो वो बात करता है सारे सब्सटेंटिव राइट्स की। तो आर्टिकल सारे सब्सटेंटिव राइट्स हमारे चले जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, आर्टिकल एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, बट स्टिल आर्टिकल 32 रहेगा इवन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट पार्ट 3 व्हिच इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, वरना बहुत ही ओवरलोडेड वीडियो हो जाएगा। इसके सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम धीरे धीरे इसके इंटरप्रिटेशन में और डेप्थ में जाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।